ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो फ्रैंकफर्ट की इस गंदी सी बस्ती में रहता था, जिसके माँ बाप स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए जब वो 12 साल का था। ये लड़का 30 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा, जिसे अपने पसंद का बिजनेस तक करना अलाउड न था। आगे चलकर इसी लड़के की फैमिली सिर्फ यूरोप की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनती है। ये फैमिली पैसों को लेकर इतना सीरियस हो जाती है कि एक वक्त पर यह फैसला करते हैं कि ये लोग सिर्फ अपनी कजन से ही शादी करेंगे ताकि अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सके। ये फैमिली अपने 5 बेटों को अलग अलग जगह भेजती है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 19 और 20 सेंचुरी में इस फैमिली ने पूरी की पूरी कंट्रीज तक को कर्ज दिया, कई कंट्रीज को डूबने से बचाया। इंडियन रेलवे तक को भी इन्होंने फाइनेंस किया। ये बैंक जिसके पास आज इतना सारा सोना है, इस बैंक तक को इस फैमिली ने कर्ज देकर बर्बाद होने से बचाया। आज जितना पूरे स्टेट बैंक की जीडीपी है, इससे ज्यादा पैसे का सौदा ये सिर्फ एक बार में ही बेच देते थे। और यहाँ तक कि फ्रांस के मौजूदा प्रेसिडेंट जैसे पावरफुल लोग भी इनके यहाँ मुलाजिम रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास 1800 ऐसे महल हैं जिनकी कुल प्राइस इतनी है कि हम मुकेश अंबानी जी का एंटीना, जो कि दुनिया का महंगा तरीन घर है, इसको भी बार बार बनवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास अरबों डॉलर्स बच जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर रोथशाइल्ड फैमिली की, जो कि दुनिया की सबसे अमीर रिच फैमिली है। इस फैमिली के 5 भाइयों की जो माँ थी, इन्होंने तो एक बार ये तक कह दिया था कि फिक्र न करो, यूरोप में अब कोई भी जंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी कंट्री को जंग लड़ने के लिए पैसे ही नहीं देंगे। कहानी की शुरुआत होती है मेयर रोथशाइल्ड से, जो 1744 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुए। इनकी जो फैमिली थी वो जूइश थी। फ्रैंकफर्ट की इस छोटी सी बस्ती में मेयर का एक छोटा सा घर था, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 11 फीट थी और इसमें 30 से भी ज्यादा लोग रहते थे। रोथशाइल्ड ने सबसे पहले सोने के सिक्कों के साथ डील करना स्टार्ट किया। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेयर इतना सक्सेसफुल हो गए कि तब वो यूरोप की सबसे अमीर और रॉयल फैमिली के साथ डील करने लग गए थे। यहाँ तक कि जर्मनी के प्रिंस विलियम की वेल्थ और फाइनेंस को मेयर ही कंट्रोल करते थे। उस वक्त मेयर अमीर तो बन गए थे, लेकिन वो इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे। इनको इतनी वेल्थ जनरेट करनी थी जो अगली कई जनरेशन तक यानी 100 साल तक रहे। इसके लिए इन्होंने 2 स्मार्ट चीजें की जो उस वक्त किसी ने नहीं सोची थी। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मेयर को जैसे ही पता चलता था कि प्रिंस विलियम मार्केट से बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदने वाले हैं, तो इससे पहले कि यह खबर मार्केट में फैले, मेयर बहुत सारे सोने के सिक्के उधार लेकर मार्केट से सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। जैसे ही मार्केट में न्यूज फैलती कि प्रिंस विलियम हजारों या लाखों पाउंड के गोल्ड कॉइन्स खरीदने वाले हैं, तभी सडन डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोने की सिक्कों की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक्चुअली उसी वक्त पर मेयर अपने खरीदे हुए सोने के सिक्के मार्केट में बेच देते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और आज इसी चीज को लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फ्रंट रनिंग के नाम से जानती है। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि 1800 की शुरुआत में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। कई कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रहे थे या फिर वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। मेयर को पता था कि ये इनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर इनको इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या वार से कोई फायदा उठाना था तो इन्हें अपना बैंकिंग एम्पायर फ्रैंकफर्ट से बाहर पूरे यूरोप में फैलाना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के इन 5 सबसे अहम फाइनेंशियल सेंटर में सेट होने के लिए भेज दिया और इनका ये फैसला रोथशाइल्ड फैमिली की तकदीर बदलने वाला था। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर थे लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट में। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर हमें मैप में एक दूसरे से दूर दिखाई देंगे, मगर इन 5 रोथशाइल्ड ब्रदर्स ने अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूट इतने अच्छे से सेट किए कि सारे बैंक्स एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक सिंगल बैंक की तरह काम करते थे। ये 5 भाई सारे फैसले मिलकर लेते थे और इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपकी सोच से भी ज्यादा। इन 5 भाइयों में नेथन सबसे छोटा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। 1811 में नेथन ने लंदन में अपने फादर से भी बड़ा बैंक एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम एम रोथशाइल्ड एंड सन्स रखा गया। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि 18वीं सदी से पहले 20 साल तक इंग्लैंड और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप फ्रांस के राजा नेपोलियन के साथ वॉर लड़ रहा था और नेथन को इन वॉर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई। नेथन ने एक टीम सेट की हुई थी जो इसको वॉर की सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले
गाली देती थी। और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नेथन ने बहुत ईवल तरीके से किया जो हम सोच भी नहीं सकते। 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू में जो होता है वो तब भी इंग्लैंड में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंग्लैंड और इसके अलायंस के अगेंस्ट हुई इस जंग में फ्रांस के राजा नेपोलियन की हार हो जाती है। तब इंटरनेट या टेलीफोन तो नहीं थे, पर रोथस्चाइल्ड फैमिली ने कई घोड़े और कबूतरों को ट्रेन किया हुआ था ताकि इन्हें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी वजह से इन तक नेपोलियन वाली खबर इतनी तेजी से पहुंच जाती है कि उस वक्त खुद इंग्लैंड की हुकूमत को ये नहीं पता था कि वाटरलू में उन्हीं की फौज जीत गई है। और जैसे ये बात नेथन को पता चलती है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाकर स्टॉक्स को अग्रेसिवली सेल करना शुरू कर देते हैं ताकि बाकी सारे इन्वेस्टर्स को लगे कि इंग्लैंड ये जंग हार चुका है। और घबराहट में आकर सारे लोग अपने अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं कि तभी नेथन के एजेंट उन्हें सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। और आखिरकार ये खबर सबको पता चलती है कि इंग्लैंड ये जंग जीत चुका है, तो सारे लोग अपने अपने शेयर खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वक्त नेथन अपने सस्ते दामों पर खरीदे हुए शेयर्स को बहुत महंगे दामों पर बेच देते हैं। और भले ही इस घबराहट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, लेकिन वो सारे पैसे एक सही प्लान के मुताबिक नेथन के हाथों में आ जाते हैं। 19 और 20 सेंचुरी में ये फैमिली सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि रेलवेज, इंडस्ट्रीज और ऑयल में भी इन्वेस्ट कर दिया है। पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज और रेलवे लाइंस में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट 1885 से 1907 तक सिर्फ 12 सालों में इन्होंने यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज को 450 मिलियन पाउंड कर्ज में दिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे दो बड़े बैंक को पूरी तरह से खरीद सकते हैं। और जरा सोचे, ये पैसे तो रोथस्चाइल्ड फैमिली ने सिर्फ कर्ज में दिए थे। दर हकीकत आज जब भी कोई कंट्री किसी भी क्राइसिस में होती है या बैंकरप्ट होने वाली होती है तो वो कर्ज लेने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री फंड के पास जाती है। लेकिन 19 और 20 सेंचुरी में रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि अकेली फैमिली ही पूरी कंट्रीज तक को कर्ज देने लग गई और कई कंट्रीज को इन्होंने कर्ज देकर बर्बाद होने से बचाया। इनफैक्ट कई बैंक्स जो कि आज हम सबको कर्ज देते हैं वो तब रोथस्चाइल्ड फैमिली से कर्ज लेते थे। 1818 में इन्होंने जर्मन हुकूमत को 360 मिलियन पाउंड का कर्ज दिया और फ्रांस जैसे आज के सुपर पावर को भी इन्होंने कर्ज दिया था। पूरा यूरोप तब रोथस्चाइल्ड फैमिली पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट था कि एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए भी इन कंट्रीज को पैसे के लिए रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास ही आना पड़ता था। और जब 19 सेंचुरी में पूरे यूरोप में जंग का खतरा था तो इन 5 भाइयों की मां ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि फिक्र न करो, यूरोप में अब कोई भी जंग नहीं होगी क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी कंट्री को जंग लड़ने के लिए पैसे ही नहीं देंगे। इतनी पावर और पैसा होने के बावजूद ये फैमिली इतना सीक्रेट क्यों है, ये सवाल तो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा और इसी बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। पहली और दूसरी बार में इस फैमिली के साथ काफी चीजें बुरी भी हुई। इंग्लैंड और फ्रांस वाली ब्रांच को छोड़कर इनकी बाकी सारी फैमिली या तो बर्बाद हो गई या फिर इन्हें हिटलर की फौज की वजह से अपने कारोबार बंद करने पड़ गए। रोथस्चाइल्ड फैमिली उस वक्त जिंदा तो बच गई थी, लेकिन आज ये फैमिली बहुत ज्यादा सीक्रेट है और ज्यादातर लोग इसकी डिटेल के बारे में जानते ही नहीं है। ये फैमिली वर्ल्ड की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से बहुत सारा पैसा भी छापती है। और इस सारी फैमिली की शुरुआत होती है उस बच्चे से जो कि जर्मनी की एक छोटी सी बस्ती में एक छोटे से घर में रहता था, जिसके माँ बाप स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए जब वो 12 साल का था।